अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलवीना और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़। नाज़रीन, एक हफ़्ते बाद आपसे मुलाकात हो रही है मेरी। इस एक हफ़्ते में बहुत सारी डेवलपमेंट्स आई। उधर लंदन में MQM पाकिस्तान के, जो कि MQM हुआ करती थी पहले, MQM के बानी अल्ताफ़ हुसैन, उनके ऊपर जो केसेस थे उनके ऊपर प्रोसीडिंग्स हुई, वो अरेस्ट हुए, फिर उसके बाद उसमें फर्दर डेवलपमेंट्स हुई। दूसरी जानिब पाकिस्तान की तरफ बढ़ें तो यहाँ पर जो है फरियाल तालपुर साहिबा, जरदारी साहब, हमजा शहबाज साहब, ये तमाम तर जो है यहाँ पर पकड़ धकड़ सामने आई। और अब जो है आगा सिराज दुरानी साहब का रेफरेंस, उसमें भी डेवलपमेंट आ रही है। कहा जा रहा है कि उनकी तरफ से एक स्टांस है कि वो चाह रहे हैं कि जो स्पीकर चेंबर है उसी को सब जेल करार दे दिया जाए, लेकिन PTI के इसके खिलाफ जो है स्टैंड, PTI का जो है देखा हमने क्लियर, वो कहते हैं कि वो इसको सब जेल, जो स्पीकर चेंबर है उसको सब जेल नहीं होने देंगे। दूसरी जानिब जो रमज़ान मुबारक में लास्ट अशरे में अपोजिशन का ये कहना था कि अपोजिशन बहुत तेज़ी से और बहुत मजबूती से इनसाइड द पार्लियामेंट एंड आउटसाइड द पार्लियामेंट प्रोटेस्ट करेगी और हुकूमत के खिलाफ खड़ी होगी। लेकिन अब हमने ईद के फ़ौरन ही बाद बिल्कुल दूसरा स्टांस देखा, पकड़ धकड़ तेज़ी से शुरू हुई, उनके रेफरेंसेस में डेवलपमेंट्स आई और अब भी जो अपोजिशन उनका ये कहना है कि वो ज़रूर प्रोटेस्ट करेंगे हुकूमत के खिलाफ। और ये जो सारी ओवरऑल जो डेवलपमेंट है, इस पर मरीम नवाज साहिबा और जो बिलावल साहब हैं उनकी इसके ऊपर गुफ्तगू भी जारी है। और वो ये कह रहे हैं कि जो नेशनल असम्बली का जो बजट है उसको भी वो अप्रूव नहीं होने देंगे। क्या वजूहात है, नेशनल असम्बली का बजट आखिर वो क्यों अप्रूव नहीं होने देंगे? क्या ये एक अनप्रोफेशनल तरीका कार है? क्या उनको वाकई ऐसा करना चाहिए बीइंग एन अपोजिशन? क्या ये सही तरीका है? इस पर भी हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। साथ ही साथ LNG केस के हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे और बात करेंगे कि अपोजिशन का क्या लाहेअमल होगा। एक तरफ उनकी पकड़ धकड़, दूसरी तरफ जो है वो कहते हैं कि हुकूमत के खिलाफ वो खड़े होंगे। तो क्या वो वाकई हुकूमत के खिलाफ खड़े हो सकते हैं या नहीं खड़े हो सकते? क्योंकि उनकी इस वक्त जो है खुद कंडीशंस इतनी मजबूत दिखाई नहीं दे रही। और अगर वो वाकई प्रोटेस्ट करते हैं हुकूमत के खिलाफ तो क्या वो लॉफुल प्रोटेस्ट होगा या अनलॉफुल प्रोटेस्ट होगा? क्योंकि पाकिस्तान में अक्सर लोग जब प्रोटेस्ट करते हैं वो काफ़ी अनलॉफुल दिखाई देता है। लोग जो है अनलॉफुल असम्बली करते हैं और जितने भी उनके जो एक्ट्स होते हैं वो कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं होते। अपने पैनल को मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करती चलूँ। मेरे साथ मौजूद है सेनेटर डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उनके साथ मौजूद हैं अख्तर अनाई साहब तज्जियाकार, और हमें कॉल पर ज्वाइन करेंगे बिलाल गफ्फार साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। सर, आप दोनों को प्रोग्राम में फॉर्मली वेलकम करती हूँ। और सर, आपसे जानना चाहूँगी, पीपल्स पार्टी का ये स्टांस था कि वो अपोजिशन में जो है पूरा यकजहती चाहते हैं और बहुत सारी जो है मीटिंग्स भी हो रही थी मौलाना साहब के साथ, मरीम नवाज साहिबा के साथ, और भी तमाम तर जो अपोजिशन लीडर्स हैं वो सब यकजा थे और कह रहे थे कि हम प्रोटेस्ट करेंगे हुकूमत के ख़िलाफ़। लेकिन अब रीसेंट सिनेरियो बिल्कुल मुख्तलिफ दिखाई दे रहा है। नहीं, जो मुलाकातें हुई हैं और या जो तय हुआ था कि हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी तरफ से मुज़ाहरा करेगी, और ये फैसला हुआ था कि मौलाना फजल रहमान जो है ईद के बाद APC बुलाएंगे जी। इस सिलसिले में जो यस्टरडे मुलाकात हुई है मरीम नवाज साहिबा से बिलावल साहब की जी, उसमें भी इसी तरह तय हुआ है। और पीपल्स पार्टी ने सिंध में राब्ता इमाम शुरू की हुई है और इस सिलसिले में 21 जून को, जिस दिन बेनज़ीर शहीद का बर्थडे है, सालगिरह है, नवाब शाह में एक बहुत बड़ा जलसा उसको जो बिलावल साहब खिताब करेंगे जी। और वो बेसिकली जो है जो प्राइसेस हाइक है, जो गैस और इलेक्ट्रिसिटी की, और जो डॉलर के जो इश्यूज़ हैं, अफरा तफरी है जिसमें ह्यूमन राइट अब्यूज़ हैं, और जो वज़ीरिस्तान के इश्यूज़ हैं, इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं, और यकीनन उसमें जो गिरफ्तारियाँ एक तरफा हो रही हैं, हालांकि PTI के लोग भी हैं वांटेड। so, उनकी रेफरेंसेस तो कंटिन्यूड है ना, उनके ऊपर भी रेफरेंसेस तो खत्म नहीं हुए। किया है, उनको अरेस्ट तो नहीं किया है। अच्छा, अरेस्ट तो नहीं किया है। अरेस्ट तो देखे ना, मैडम फरियाल तालपुर रेगुलरली जा रही थी अदालत में और कॉर्पोरेट कर रही थी। इसी तरह जरदारी साहब जब अदालत बुला रहे थे तब जा रही थी, और अगर बुलाते थे उनसे सवाल जवाब के लिए तभी वो जा रहे थे। तो अगर जो डिफेंस मिनिस्टर है अगर उसको अरेस्ट नहीं करते हैं, बाबर रहमान को नहीं करते हैं, या फिरदौस आशिक अवान को नहीं करते हैं, या लेकिन फिरदौस आशिक अवान साहिबा को तो आप लोगों ने गिरफ्तार करवाना था ना। रेफरेंस आप कहते हैं कि उन्होंने करप्शन की, तो फिर आप लोगों ने अपनी हुकूमत में अपनी पार्टी मेंबर को क्यों छोड़ा?
देखिए हमारी जो गुज़िर 5 साल में हुकूमत नहीं थी, ये रेफरेंसेस के अभी दाखिल हुए हैं। अभी से मुराद आज से 1 साल या 1.5 साल पहले या 2 साल पहले, उस वक्त तो नून की हुकूमत थी और हुकूमतें तो अरेस्ट नहीं करती हैं। तो ये नहीं, तो लेकिन सर द क्वेश्चन इज कि जब वो करप्शन में इन्वॉल्व थी, आप लोग को मालूम है कि वो करप्शन में इन्वॉल्व थी? नहीं, हमें नहीं मालूम है। तो सर कैसे फिर ये आप अभी कैसे कह रहे हैं? नहीं, तो रेफरेंस दाखिल हुए हैं ना उस पर, तो वो ठीक है नैब ना, फिर तहकीकात कर रही है तो ना। फिर ये तो मतलब इसका मतलब बायस नहीं हुई नहीं, सर, बायस है लेकिन ना। आपके दौर में किया ना नहीं, उन्होंने, नहीं, और आप लोग बाखबर, मैं- बिल्कुल बेखबर थे इससे। देखें, अब मिसाल के तौर पर एक असेंबली है, एक मिनिस्टर्स हैं, जी अगर वो करप्शन करते हैं या नहीं करते हैं, नोबडी नोज। ठीक है ये तो इदारों का काम है, एंटी करप्शन का, FIA का या नैब का। जी अगर उनको पता चलता है तो उस पर एक लॉ टेक द कोर्स। ठीक है। तो अगर तो सर यानी आपका ये मतलब है कि अगर वो आपकी पार्टी में आपका हिस्सा थी, आपके दौर में थी, अगर उन्होंने करप्शन की तो हुकूमत का, उस दौर हुकूमत का ये जो है नहीं बनता, उनका फर्ज नहीं था, उनका काम नहीं था देखिए, कि उनके ऊपर उस reference पर है। जो है, जहाँ तक फिरदौस आशिक ऐवान है, उसका तो आज से 2 साल 2.5 साल पहले या 3 साल पहले सरफेसेस हुए हैं कि भाई नैब ने इंक्वायरी की, तहकीक की और चीज़ें चल रही तो ये हैं। कैसे हुआ सर? क्या ये PMLN उनके पीछे मैं थी? ये नहीं कहता हूँ कि PMLN ने क्या, ये काम इदारों का है, इदारों जी, से मुराद ठीक है कोर्ट्स हैं, जी दूसरी चीज़ें हैं। तो हमारा कहने का मतलब है जिन पर हैं तो उनको भी तो आप, मिसाल के तौर पर जो आज PTI में चला जाता है जी। उस पर चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो यानी सर अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर फॉर इंस्टेंस आपकी पार्टी में रहते हुए कोई गलत काम करता है और फिर उसके बाद आपका वो टेन्योर ख़त्म हो जाए और आपको ना पता हो, तो क्या आप ये नहीं कहेंगे कि ये आप लोग की नाअहली थी कि आपने उसकी करप्शन को नोटिस नहीं किया, रेक्टिफाई नहीं किया? देखें, ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि कुछ पता नहीं चलता है कि क्या है क्या नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि हम करप्शन की जस्टिफिकेशन कर रहे हैं। अगर पता चलता है करप्शन है तो एक सिस्टम है, सिस्टम इक्वली हो हर जगह। ऐसा तो नहीं हो कि किसी को आप छोड़ दें, किसी को जेल में डाल दें, किसी को रिलीफ दें, किसी को रिलीफ नहीं दें। तो यहाँ तो यही हो रहा है ना कि एक तरफा चीज़ हो रही है। जो भी अपोजिशन है, जो इन हुकूमत से नहीं बनती है, उन पर ये डंडा चल रहा है, जो नहीं है उसको झंडा मिल रहा है। तो इस तरह थोड़ी काम चलेगा। ठीक है अख्तर साहब, कौमी असम्बली का बजट जो है वो अनाउंस होने की बात हुई, तो इस पे मरियम साहिबा ने और बिलावल ने दोनों ने एग्री किया। उन्होंने कहा कि वो अनाउंस होने नहीं देंगे, इसको अप्रूव नहीं होने देंगे। तो आखिर क्यों कह रहे हैं वो ऐसा? क्या इस वजह से कि उनकी पार्टीज़ में पकड़ धकड़ चल रही है इस वजह से, और क्या ये सही तरीक़ाकार है ये प्रोटेस्ट? देखिए, यकीनन मेरा ख्याल तो ये है, अवामी ख्याल यही है कि जब घेरा तंग किया जा रहा है तो बहुत सख्ती हो रही है, तो उस वक्त तो कोशिश ये कर रहे हैं कि इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए कि क्योंकि बजट ही बहुत इंपॉर्टेंट है इस गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि इस गवर्नमेंट का पहला बजट है और ये बजट ठीक होगा तो कामयाबी की निशानी है। अगर ये बजट में कुछ एरर्स आ गए, हालांकि कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैंने भी 2 महीने पहले 3 महीने प्रोग्राम में आपको कहा था कि ये बजट ही इस हुकूमत की कंटिन्यूटी की गारंटी है। अगर बजट बेहतर होगा तो अब मौजूदा हुकूमत जो अपोजिशन है, जो घेरा तंग किया जा रहा है उन लोगों के उसमें, तो उसमें उनकी ये कोशिश है कि इसमें रुकावटें डालें, हर्डल्स डालें ताकि ऐसा हो। हालांकि दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने ये भी अनाउंस किया है कि मैं हर सेशन में बैठूंगा, ठीक है, कोशिश करूंगा, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है कि इस बजट के ऊपर, इस बजट को जो है सक्सेसफुली अप्रूव करवाया जाए ताकि इसमें कुछ ऐसे ही असेंबली के हॉल उसमें ना हो, लूप होल्स ना रह जाएं, ठीक है। दूसरी तरफ अभी सेनेटर साहब ने बहुत अच्छा और बहुत सॉफ्ट गुफ्तगू की, बहुत अच्छा लगा। मगर एक बात यह है कि इदारे, अवामी राय ये है कि इदारे जो है वो बेसिकली अब आज़ाद नज़र आ रहे हैं, चाहे वो नैब हो चाहे कुछ भी हो। मोहतरमा आशिक ऐवान साहबा की बात हो रही थी कि ये पहले FIA ने नहीं किया, उसने नहीं किया, पहले अदारे इतने आज़ाद नहीं थे, ठीक है ना। अभी अवाम का ओपिनियन है, मेरा ओपिनियन नहीं है, मैं न्यूट्रल ओपिनियन दे रहा हूँ, जो अवामी राय सुन रहा हूँ उसमें ये है कि इस वक्त इदारे बड़े एक्टिव हैं, ठीक है। नैब को फ्री हैंड दिया गया है, सो कॉल्ड फ्री हैंड, ठीक है, माइट बी कि समथिंग होगी हुई ऐसी बात, मगर मुख्तलिफ हर इदारे को फ्री हैंड दिया गया है। सही। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। और फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा ये भी कहती हैं कि 2 रहनुमाओं के जाली अकाउंट्स के पैसों से खर्चात पूरे हो जाएंगे, इस पर क्या कहेंगे आप?
देखिए वो उनकी एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है बेसिकली, ज़रूरी नहीं है कि ये ऐसा भी है। अच्छा, बट ये है कि सिर्फ 2 जाली अकाउंट से नहीं, अच्छी बात है, इतने जाली अकाउंट निकाल लीजिए या आप इतनी करप्शन का मनी जो है वो बैक कर लें। सर मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से क्या कहते हैं आप? क्या पाकिस्तान से वाकई मनी लॉन्ड्रिंग होती है और बड़े पैमाने के ऊपर होती है और PMLN और पीपल्स हर पार्टी दौर में होती रही है? देखिए हर दौर में होती रही है, इस गवर्नमेंट का अभी हमें मालूम नहीं है जी कि PTI ने क्या किया, क्योंकि PTI को फर्स्ट टाइम मौका मिला है जी। तो उसके खिलाफ हम बात नहीं कर सकते। अदरवाइज मनी लॉन्ड्रिंग तो हर गवर्नमेंट में हुई है, हर पॉलिटिकल पार्टी में बहती गंगा में हाथ धोए, जी ठीक है, जितना बेनिफिट लिया। मैंने पहले भी कहा था कि पीपल्स पार्टी को इतना ख्याल आ जाना चाहिए जरदारी साहब को, कम से कम सिंध गवर्नमेंट जो अपनी उनके वसाइल हैं उसमें रहते हुए अगर यहाँ सिंध की आवाम के लिए ही कुछ डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट कर लें, क्विकली कर लें, तो कम से कम एज बिल्डिंग अच्छी हो जाए। जी अख्तर साहब, ये जो मरियम साहिबा कहती हैं और बिलावल कह रहे हैं कि हम अप्रूव नहीं होने देंगे, क्या ये अनप्रोफेशनल नहीं है? बिल्कुल है। देखिए जमहूरियत की राह में रुकावट डालना है ना, ये तो सीधी सी बात है। जब खुद आपस में इलेक्ट होते थे तो 5 ईयर पूरा करने दिया जाता था, तो अभी दीजिए मौका उनको भी। आप उन सहाफियों के लिए या उन हजरात के लिए या उन पॉलिटिशियंस के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बजट के अनाउंस होने से पहले उसकी जो है फ्लॉज निकालना, अभी अनाउंस भी नहीं हुआ, आप कैसे फ्लॉज निकाल? नहीं देखिए फ्लॉज तो देखिए ये उनका हक है, जब असेंबली में एक दफा बजट अनाउंस होता, देखिए बजट का तरीकेकार ये है कि वो जून में 30 जून से पहले किसी भी मुनासिब डेट पे वो अनाउंस हो जाता है, उस पर बहस होती है, असेंबली के मेम्बरान का हक होता है कि उस पर वो बहस करें, फिर उसके बाद कुछ तरामीम के बाद जो है वो फाइनलाइज हो जाता है और वो अप्रूव हो जाता है। बजट इजलास में ही अप्रूव होता है, तो उस दौरान जो है उन असेंबली के मेम्बरान का, सेनेट का, सबका हक होता है कि उस पर जिरा की जाए, उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया जाए। वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि कर्ज में ली गई रकम का सुराग लगाने के लिए जो है हाई पावर कमीशन का ऐलान वो करेंगे, ये क्या मामला है? ये एक अच्छी कोशिश है, देखते हैं। उन्होंने कोशिश ये है कि जो भी इस टाइप का था उसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि ये बेसिकली हुआ कैसे। बल्कि कमीशन आज अनाउंस हो गया है, उसका हेड मुझे नहीं पता, थोड़ी देर पहले तक शायद उसका नाम भी आ गया है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा था कि जी मैं उसका नेम भी अनाउंस खुद करूंगा। तो लेट्स सी कि वो क्या करते हैं, फिर वो देखते हैं कि वो कमीशन करता क्या है। ये भी तो डिपेंड करता है ना, क्योंकि अभी आवाम किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करती, ना PTI पे करती है, ना किसी और पॉलिटिकल पार्टी पे करती है। आवाम में शऊर आता जा रहा है। तो मैं तो हमेशा कहता हूं कि देखें, एक वोटर टर्नओवर होता है, एक लोग वोट देते हैं, ठीक, पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ा वोट बैंक मौजूद है, दूसरी तमाम पार्टीज का अपना वोट बैंक मौजूद था और है, मगर अभी जो वोट बैंक PTI का बना है, मगर सब भी कर लें, टर्नओवर तो 50% से ज्यादा होता नहीं है। तो बाकी जो 50% आवाम है वो भी तो पाकिस्तान के है ना, क्या उनका हक नहीं है एज ए सिविलाइज्ड सिटीजन? तो वो तमाम लोग इस बात पर हैं कि देखें, लेट्स सी कि PTI क्या डिलीवर करती है। डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे? वज़ीर आज़म इमरान खान बार बार ये बात करते रहे और उनकी पार्टी से लोगों ने भी यही बात की कि कोई NRO नहीं होने वाला, कोई डील नहीं होगी, और आपको क्या लगता है, आप लोग को ट्रस्ट नहीं है NAB के ऊपर या कोर्ट्स के ऊपर या जो जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स या अथॉरिटीज़ हैं, तो आप लोग कैसे, हाउ विल यू गाइज मेक श्योर दैट द प्रोसीडिंग्स व्हिच आर गोइंग ऑन आर ट्रांसपेरेंट? सबसे पहले तो ये इमरान खान जो कमीशन बना रहे हैं जी, वो जो है उसमें बड़े कंसर्न है हमें। वो 20 साल का कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि 30 साल कर दें, क्योंकि बहुत पैसा जो है ये जो 9/11 के बाद आया। जी। दूसरी, पाकिस्तान में जो बहस मुबाहिसे होते हैं न्यूज़पेपर पर और यहाँ टेबल पर या TV प्रोग्राम्स में, सर जो आप कह रहे हैं कि अब वो 20 साल से आप लोग चाह रहे हैं कि 30 साल कर दें, कम से कम 30 साल, जी 30 साल कर दें, तो इसमें आप लोग का सिर्फ और सिर्फ यही एक नहीं, मैं प्लीज़ मैं सारी बात कर दूं। सर, वो ये है कि जो बहस हम करते हैं वो करते हैं 30-35% चीज़ पर, 65% पर हमें इजाज़त नहीं है। नहीं आपको इजाज़त है, नहीं मुझे है, नहीं न्यूज़पेपर में इजाज़त है, नहीं ऑडिट होता है वो कहाँ मद में इस्तेमाल हुआ है, पर ये 70 साल से इस तरह हो रहा है। और जो स्केप गोट होता है वो पॉलिटिशियन होता है। अच्छा। कि भाई ये खा गए, भाई 65 to 75% जिसका ऑडिट नहीं होता है, जिस पर सवाल नहीं है, जिस पर कॉरपोरेट सेक्टर हैं, जिन इंस्टीट्यूशंस के वो फले फूल रहे हैं, उनके मुकाबले के लिए अगर कोई उठता है, उनके टैक्सेस देते हैं नहीं देते हैं, उस पर ग्रे इकोनॉमी है। सर लोगों का एक ये ओपिनियन है कि प्लीज़ मैं नाम लिए बगैर चीज़ें कर रहा हूँ, ठीक है? जी। उस पर डिस्कशन नहीं है। जी। तो उस पर डिस्कशन होना चाहिए, नंबर 1 बात। और यूरोप में रेनेसेंस आया था,
रेनेसेंस में यूरोप ने तरक्की की थी, उसमें ये कहा गया रेनेसेंस में यूरोप में कि भाई अथॉरिटीज़ को चैलेंज करो, अथॉरिटीज़ से सवालात पूछो, मजहबी इदारों से सवाल पूछो, डायनेस्टीज से सवाल पूछो और मोनर्की से सवाल पूछो। मेरी बात सुने। तो पाकिस्तान की तरक्की उसमें है जब ये सब चीज़ें पूछी जाएं और जवाब मिले। और पाकिस्तान ये 35% इकोनॉमी पर डिस्कशन हम करेंगे 10 साल के बाद भी और 20 साल के बाद भी पाकिस्तान की इकोनॉमी डेवलप या तरक्की नहीं करेगी जब तक ये 65 और 70% इकोनॉमी पर। सर, तरक्की की बात आप करते हैं, मैं आपसे ज़रूर ब्रेक के बाद दोबारा तरक्की के ऊपर भी बात करूंगी कि जब आप लोग को चांस मिला, इतने सालों में आप लोगों ने क्या डिलीवर किया और अब आप लोग क्या समझते हैं कि पीटीआई को किस तरीके से चलना चाहिए और क्या आप लोग हर्डल्स क्रिएट करें डेमोक्रेसी के राह में या फिर आप लोग आवाम के लिए खड़े हो रहे हैं और आवाम के लिए सोच रहे हैं, और क्या जो आपका तरीका कार है क्या वो लॉफुल है? इस पर मैं आपसे बात करूंगी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से जो है ऑपोजिशन को जो है उनको एक वो दिली तसल्ली होगी कि उनके खिलाफ जो प्रोसीडिंग्स हो रही हैं क्या वो ट्रांसपेरेंट तरीके से हो रही हैं या वो बाइस्ड हैं। दूसरी जानिब मैं ये सवाल छोड़कर गई थी डॉक्टर सेनेटर करीम ख्वाजा साहब से कि तरक्की की आप बात करते हैं तो आप लोगों ने पिछले कई सालों में क्या डिलीवर किया और अब पीपल्स पार्टी जो है पीटीआई को क्या टफ टाइम दे रही है सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उनके ऊपर प्रोसीडिंग्स हैं उनके लीडर्स के ऊपर, या फिर वो वाकई अवाम का सोच रही है? जी सर। देखिए, पाकिस्तान जब से बना है हक हाकमियत का झगड़ा रहा है। अच्छा। हक हाकमियत का मतलब ये है कि बदकिस्मती है कि जिन्ना साहब 1 साल में उसका इंतकाल हो गया। जी। पाकिस्तान जो बना था जिन्ना साहब उसके टाइपराइटर ने बनाया था और किसी ने नहीं बनाया था, जो उनकी खुद स्टेटमेंट है। पॉलिटिकल पार्टीज जो है कोई नहीं थी, जिन्ना साहब की शख्सियत थी। अब वहाँ जो हिंदुस्तान में जो कांग्रेस को तकरीबन 1885 में बनी थी, वहाँ एक बहुत बड़ा काडर था पॉलिटिकल वर्कर्स का और लीडर्स का, जिसकी वजह से वहाँ जो जनरल्स और कोई और जुर्रत नहीं कर सका, ब्यूरोक्रेट्स, और डेमोक्रेसी चली। यहाँ ये नहीं हुआ। यहाँ जो है फिर मिलिट्री और ब्यूरोक्रेसी का गठजोड़ पहले दिन से चल रहा है। अब मसला ये कहने का है कि हक में जब बेनज़ीर साहबा को 88 में इलेक्शन जीती तो उसको असलम बेग वाले इक़्तिदार नहीं दे रहे थे। वो कह रहे थे इसाक़ खान के भाई ये चीज़ें हम रखेंगे, जिसमें फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस पॉलिसी ये हो। बेनज़ीर साहबा ने कॉम्प्रोमाइज़ किए क्योंकि इक़्तिदार में लोगों को जो रिलीफ मिले। अभी जो साहब मौसूफ हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, जिसको हम पपेट भी कहते हैं और हम समझते हैं कि वो स्ट्रिंग्स पर चल रहे हैं, तो अगर ये पपेट है, ये स्ट्रिंग्स पर चल रहे हैं, मेरी तो हमारे मुल्क ने तरक्की क्यों नहीं की? जब आप लोग के पास उसके बाद नहीं मैंने तो ये तो ही हैड गिवन एवरीथिंग, और सिवाय इसके अकाउंटेबिलिटी अव्वल तो उसके पास पावर नहीं है कि एनआरओ करने का या नहीं करने का। वैसे वो कहते हैं खुद के पावर नहीं है। वो नहीं है उसके पास पावर, किसी और के पास पावर है। तो अब कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान की तरक्की उस वक्त होगी, मेरी नाचीज़ दिमाग से, कि एवरीथिंग पार्लियामेंट फैसला करे। जो चीज़ें चली गई हैं वो पार्लियामेंट ग्रैब करके वापस लेकर आए, और पार्लियामेंट में हर चीज़ डिस्कशन हो, जिसमें डिफेंस पे हो, फॉरेन पॉलिसी हो, इकोनॉमी हो, आपके और मेरे मसले हो, एनएफसी हो, दीगर चीज़ें हो, 18 अमेंडमेंट के तहत पावर्स हो। तो जब तक पार्लियामेंट सॉवरेंट और पावरफुल नहीं होगी और जो चीज़ें ग्रैब हो चुकी हैं 70 सालों से। सर, क्या आप लोग नॉन स्टेट एक्टर्स की सपोर्ट करते हैं? नहीं करते। जैसे कि पीटीएम की? नहीं। अभी आप एक सवाल करिए, दोबारा पीटीएम पर आ रही हैं आप। देखिए, पीटीएम एक पॉपुलर मूवमेंट है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, वहाँ के जो केपी के जो नौजवान तबका है वो उसमें ट्रैक हो रहा है। हम ये चाहते हैं कि उनको इंगेज करके बात की जाए। बाकी वायलेंस की हम फेवर नहीं करते हैं, पीपल्स पार्टी ने कभी वायलेंस की फेवर नहीं की है। बाकी आप जब तक चीज़ों को इंगेज नहीं करेंगे, बलूचिस्तान के बलोचों को आप इंगेज करें, इसी तरह जो ग्रीवेंसेस हैं छोटे सूबों के वो आप दूर करें। सर, वो तो कह रहे हैं ना, ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने के लिए हम राजी हैं, लेकिन वो जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं क्या वो दुरुस्त है? देखिए, वो पार्लियामेंट के मेंबर हैं, हम समझते हैं,
और पार्लियामेंट का मेंबर जो है कोई दहशतगर्दी कोई अफगानी पार्लियामेंट का मेंबर हो सकता है, वो खुद कह रहे ट्विटर पे कि आई एम अफगानी। नहीं, वो एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में, मैं उसका तर्जुमान नहीं हूँ, मैं पीपल्स पार्टी का हूँ, जो मैंने पढ़ा है। लेकिन पीपल्स पार्टी जो है सपोर्ट कर रही है हर जगह पे, आपके रिप्रेजेंटेटिव्स उनकी बात करते, तभी मैं आपसे बात कर रही हूं। हम सपोर्ट करते, हम चाहिए वो जो पार्लियामेंट में इलेक्ट होकर आया वो पार्लियामेंट का हिस्सा है और उसकी जो है लॉयल्टी पर शक नहीं किया जा सकता, उनसे इंगेज की जाए, बातचीत की जाए और उससे थ्रू मसले हल होंगे। और ये गद्दारी के सर्टिफिकेट, ये रॉ के एजेंट, इन चीज़ों को हम नहीं मानते। ये 70 साल से चल रहे हैं। ठीक है, इसको हम समझते हैं कि ये सब बेकार बातें हैं। ठीक है सर, यहाँ पे हमें कॉल पे ज्वाइन किया बिलाल गफ्फार साहब ने, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। सर, पीटीआई के हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगी, पीटीआई जो है इस वक्त जो सारा सिनेरियो है बजट के बाद, अब जो है कौमी असम्बली के बजट के ऊपर भी बात हो रही है, लेकिन अपोजिशन से मरियम नवाज साहिबा और बिलावल साहब जो है वो ये कह रहे हैं कि वो नेशनल असम्बली का बजट अप्रूव नहीं होने देंगे। कैसे देखते हैं आप इसको? देखें, मैं पहले PMLN और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से पूछता हूं कि जब पीपल्स पार्टी पिछले दौरे हुकूमत में ऑपोजिशन की सबसे बड़ी जमात थी, एक मर्तबा मुझे बता दें इन्होंने पब्लिक इश्यूज के लिए एक प्रोटेस्ट किया हो या कभी भी इन्होंने कोई पॉलिटिकल यानी आप कह लें कि कोई अवाम की भलाई के लिए कोई इन्होंने प्रोटेस्ट किया हो। आप चाहे पीपल्स पार्टी हो या PMLN हो, तो इन दोनों का 1 पॉइंट एजेंडा है कि एक दूसरे की करप्शन बचाओ। और ये जो भी तहरीक चला रहे हैं ये कोई अवाम के लिए नहीं है, ये एक दूसरे के करप्शन को बचाने के लिए है, क्योंकि अब इनको पता है कि जो अकाउंटेबिलिटी का जो फेज है वो सेकंड स्टेज में चला गया है और देयर विल बी जीरो टॉलरेंस ऑन अकाउंटेबिलिटी। फिरदौस आशिक अवान साहिबा कहती हैं कि कर्ज उतारने के लिए और ओवरऑल जो है जो दो रहनुमा हैं अपोजिशन के, उनके जाली अकाउंट्स ही काफी है। जी सॉरी, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, आप रिपीट करेंगे क्वेश्चन प्लीज? सर मैं फिरदौस आशिक अवान साहिबा के स्टेटमेंट पे आपसे जानना चाहती हूँ कि दो रहनुमाओं के जाली अकाउंट्स के पैसों से अखराजात पूरे हो जाएंगे, फिरदौस साहिबा का ये बयान है। देखिए, पहले तो मुझे ये मैं PMLN की लीडरशिप से पूछता हूँ कि जो एक्सीडेंटल चेयरमैन साहब हैं पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो साहब, वो मिल रहे हैं एक वाइस प्रेसिडेंट ऑफ PMLN की। उनके तो प्रेसिडेंट जो हैं या उनके जो सीनियर मोस्ट लीडर हैं वो आपके शहबाज शरीफ साहब हैं। उस मीटिंग में शहबाज शरीफ साहब क्यों मौजूद नहीं थे? दिस शोज अ क्लियर डिवीजन बिटवीन द पार्टी रैंक्स। आप मुझे ये बताएं कि अगर कोई मामला तय करने हैं तो शहबाज शरीफ ऑन बोर्ड में क्यों नहीं है? कल इन दोनों ने फादर्स डे बनाया और अपने अपने अब्बुओं को याद किया और इन्होंने एक चीज पे तय किया कि हमें अपने अपने अब्बुओं की करप्शन किस तरह बचानी है। ये अब्बू बचाओ तहरीक है और कुछ नहीं है। अच्छा, ठीक है। इसके अलावा और बजट के हवाले से आप क्या कहेंगे कि ये क्या सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए है ये स्टांस, या इसमें कोई और वजूहात भी हैं कि वो नेशनल असेंबली का बजट के खिलाफ वो कह रहे हैं कि अप्रूव नहीं होने देंगे? देखिए, सबसे पहले समझने की बात है कि बजट होता क्या है। बजट हुकूमत का एक फिस्कल फ्रेमवर्क होता है कि जिसमें जो हुकूमत की जो आमदनी होती है उसके जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं वो किस तरह एक्सपेंडिचर उनको लगाने चाहिए। टफ कंडीशंस, मैं ये नहीं डिटेल में जाऊंगा कि टफ कंडीशंस क्यों हैं। जो टफ कंडीशंस में बेस्ट पॉसिबल बजट प्रेजेंट किया गया है और इसमें कोशिश की गई है कि जो लोअर इनकम ग्रुप है उसको रिलीफ मिले, उन पे बोझ नहीं डाला जाए। जो 200 अरब रुपए रखे गए हैं जो 300 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं और 200 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई है। 110 अरब रुपए बेनजीर इनकम सपोर्ट के लिए रखे गए हैं। 4 मिलियन से ज्यादा वो सेहत इंसाफ कार्ड इश्यू किए जाएंगे ताकि सेहत की सहूलियात जो है अक्रॉस द पाकिस्तान वो दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये बेस्ट पॉसिबल बजट है आवाम के लिए। बिलाल साहब, स्पीकर चैम्बर को सब जेल करार देने के खिलाफ तहरीक इंसाफ जो है करारदाद की बात कर रही है और आखिर क्या वजूहात हैं कि आगा सिराज दुरानी के रेफरेंस में जो स्पीकर चैम्बर है उसको सब जेल करार देने से आप लोग कह रहे हैं कि इसके खिलाफ करारदाद मंजूर होनी चाहिए? सिंध असेंबली एक मुकद्दस हाउस है। ये
ये वही हाउस है जिसने पाकिस्तान की जो करारदाद है, पाकिस्तान करारदाद सबसे पहले सिंध असेंबली में प्रेजेंट की थी। जी। एक शख्स के लिए पूरी जो हाउस है उसको उन्होंने सब जेल करार दिया। आज हमने तो असेंबली में कहा कि आज हम फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री के जितने भी असेंबली मेंबर्स हैं वो सब कैदी बन गए, क्योंकि उन्होंने सब जेल में आज स्पीच की है। सही। मैं भी कैदी होके मैंने भी स्पीच की। ठीक है। तो ये एक आदमी को फर्द वाहिद के लिए जिस तरह ना सब जेल करार दिया है, और वो जो कुर्सी पे आगा सिराज दुरानी साहब बैठे हैं जी। उस कुर्सी का ही ख्याल रख लें वो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल गफ्फार साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़। जी अख्तर साहब, क्या कहेंगे आप? जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि 20 से 30 साल का जो एक मेजर कन्फ्लिक्ट है जिसकी वजह से इनको ये इशू है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, डॉक्टर साहब ने बात अपने पॉइंट ऑफ व्यू से की है, बट मैं उनसे एग्री नहीं होता। डॉक्टर साहब ने एक बड़ी ग्रे बजट की कोई बात की है, थोड़ा इशारा दिया है कि जी 35% बजट तक आप बात कर सकते हैं, 65 नहीं कर सकते। उनका मकसद क्या है? खुल के बात करें डॉक्टर साहब। देखिए, अगर तो डॉक्टर साहब का इशारा डिफेंस बजट की तरफ है तो आप अपनी बजट, इसका मकसद है कि अदाद शुमार जो है वो आपको या तो याद नहीं है, ठीक है, मुझे तो थोड़ा सा याद नहीं रहते, बहुत कम याद रहते हैं, बट डॉक्टर साहब जो है माशाल्लाह उनको तो याद होने चाहिए। चलो उसको छोड़ दीजिए, अभी वाली बात कीजिए। 11 अरब रुपए का बजट होता था लास्ट बजट जो था, ठीक है, और उससे पहले भी क्या था, और खरबों के बजट में सिर्फ 11 अरब, अभी इस दफ़ा 12.5 अरब रुपए दिए गए। तो क्या ये कितने परसेंटेज बनता है? कैलकुलेशन डॉक्टर साहब भी कर लें और बाकी रहनुमा भी कर लें। तो इस तरह से बात नहीं कीजिए, उस पर भी बात होती है, उसमें भी बहुत सी चीज़ें हैं वो ओपन रहती हैं, मगर अभी आप ये देखें कि उसके अंदर किया क्या जाता है। आपके मुल्क का दिफा, आप वो क्या चीज़ है, पूरी अफवाज पाकिस्तान की सैलरी, ठीक है, और पता नहीं क्या कुछ पूरा PMLN और पीपल्स पार्टी भी क्रिटिसाइज किया जाता है। कॉन्फ्लिक्ट है क्या हमारे डिफेंस से? नहीं, किसी को नहीं है। देखिए, ये अफवाज पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान सलामत है जी, उस पर उंगली नहीं उठानी चाहिए जी। ये मैं कहता हूँ, ये बिला वजह का 65% बोलना, या इसका मकसद है कि आधे से ज़्यादा बजट जो है वो तकरीबन यानी कि 66%, यानी कि 2/3 बजट वहीं खर्च होती है। तो इस तरह की फिगर्स देना बहुत गलत बात है, उसमें बात नहीं कर सकते। तो ये गलत बात है, ये गलत स्टेटमेंट है। मैं इसके लिए रिक्वेस्ट डॉक्टर साहब से करूंगा कि थोड़ा सा ख्याल कर लें और बजट की सही फिगर उठाएं और फिर बताएं। लेकिन ऑफ एयर ये जो डॉक्टर साहब ने बात की है, तमाम तरह अपोजिशन के लोग यही बात करते हैं जो डॉक्टर साहब ने स्टेटमेंट दिया। सर देखिए, बात करने वालों को कौन रोकता है जी? मुझे तो लगता है यहाँ जमहूरियत जो है इसी चीज़ का नाम है कि जब आप हिज़्ब इख्तलाफ हो जाओ तो बस आप गाने गाते रहो, आप नुक्ताचीनी करते जाओ, क्रिटिसाइज करते रहो, और अपने दौर के वक्त का पता नहीं है। अब आपने एक टर्न ली, दूसरी टर्न ली, तीसरी टर्न ली, दोनों बड़ी पार्टियों ने ली, उसके अलावा भी दूसरी पार्टियों ने ली। मौलाना साहब कश्मीर कमेटी के मेंबर थे, अभी APC के उनको जो है ना अमामत मिल गई है। जरदारी साहब जो हैं वो भागे भागे फिर रहे हैं। बात करूंगी, लेकिन यहाँ पे मुझे एक ब्रेक लेना है। स्टे विद अस ऑन इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम गुफ्तगू कर रहे थे डिफरेंट जो हमारे मुल्क में जो बजट्स हैं उसके ऊपर, साथ ही साथ जो डॉक्टर करीम ख्वाजा से बिल्कुल ऑपोजिट उनके जो एक स्टेटमेंट है, अख्तर साहब ने उस पर भी हमसे बात की। अख्तर साहब के लिए मैं सवाल छोड़ के गई थी APC के हवाले से। ये APC के हवाले से अपोजिशन कह रही है कि वो APC बुलाएंगे और इसी महीने में APC बुलाएंगे। आखिर APC का क्या पर्पज़ होगा? क्या सिर्फ और सिर्फ बजट को रोकना नेशनल असम्बली के, क्या प्रोटेस्ट करना हुकूमत के ख़िलाफ़ पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, और आखिर इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? देखिए, APC जो है बेसिकली पॉलिटिशियंस का राइट है, ठीक है, वो एक चीज़ एक्सरसाइज कर सकते हैं जब हालात अच्छे ना हों उनके ख्याल से। तो आजकल मोहतरम जरदारी साहब पीपल्स पार्टी के जो हैं चेयरमैन साहब, वो बड़ी कोशिश में हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, आज भी बड़ी कोशिश की जा रही है, और चंद दिनों में APC जो है वो है, और इमामत जो है वो कोशिश ये की जा रही है मौलाना साहब को, जो कश्मीर कमेटी के हमेशा रहे, और उसके लिए क्या बजट थी और बजट की बातें हो रही हैं, तो हमेशा बजट देते रहे और उसमें हुआ क्या, उन्होंने किया क्या। खैर, मौलाना साहब तो ज़ाहिर एक अपॉर्चुनिस्ट है, वो हमेशा सबके साथ रहे हैं, उन्होंने कंप्रोमाइज़ किया है। अभी मेरा ख्याल है 22 को माइट भी के APC का है, मतवक्का है, तो ठीक है, ये इनका जमहूरी हक है, कोशिश करें, क्योंकि ज़ाहिर ऑब्जेक्टिव क्या होगा। देखें, बिलाल साहब ने अभी एक फादर्स डे की बड़ी अच्छी एक बात कही कि कोशिश की जा रही है कि अपने अपने फादर्स को सेव किया जाए।
ठीक है, या ये कह लें कि अपनी पार्टीज़ को जो है उनके लिए बहुत टफ टाइम है, इस वक्त वर्स्ट कंडीशन है, और उसके लिए उनका जमहूरी हक है अपनी जदोजहद जारी रखें, मगर जमहूरी तरीके से। ठीक है, जमहूरी तरीके से। डॉक्टर साहब, आप क्या कहते हैं, एपीसी बुलाना उसका हमेशा एक एजेंडा होता है, तो इस दफ़ा क्या एजेंडा है, क्या गोल है और क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या अचीव करना चाहती है अपोजिशन? पहली बात तो पाकिस्तान की जो मीडिया है उसमें हर मीडिया चैनल पर और हर जगह पर एक तो ऐसे लोग, ऐसे सूडो इंटेलेक्चुअल्स जो कि स्टेटस को के हामी हैं जी, और जिनसे हमें सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, वो आकर वो जो ग्रैब चीज़ें हुई हैं उनकी तस्दीक के लिए आते हैं। उनका काम ही यही होता है जी, और उनके हमें वैसे भी परवाह नहीं है। अच्छा, हिस्ट्री में ये लोग दरिया सिंध या अरेबियन सी में बह जाएंगे, इस तरह के सूडो इंटेलेक्चुअल्स। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि जो मैंने बात की मैं उस पर स्टैंड करता हूँ, ठीक है, और किसी की सर्टिफिकेट की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब एपीसी इसलिए हो रही है कि हक हकमियत के लिए। बेसिकली पाकिस्तान में 70 साल से एक ही चीज़ रही है कि पार्लियामेंट को पावर मिले जी, और जो ग्रैब चीज़ें हुई है वो छीनी जाए। जी, उसके लिए अगर एपीसी होती है, उसके लिए पॉलिटिकल जदोजहद होती है। तो कौन से राइट्स की इस वक्त बात होगी? पार्लियामेंट के पास राइट्स नहीं है ना, ग्रैब्स हो चुके हैं। अच्छा, जो मैं अभी सब बात कह रहा हूँ, जी, सूडो इंटेलेक्चुअल्स या डिफेंस एनालिस्ट या दूसरे लोग या स्टेटस को के हामी, वो सपोर्ट में आते हैं। उनका काम ही ये होता है, कोई तनख्वाहदार होता है, कोई बगैर तनख्वाहदार होता है। पर मसला ये है कि वो इस बहस में, इस चीज़ों में पाकिस्तान की 70 साल की यही रही है स्टोरी। बंगाल जो अलग हुआ इसी वजह से हुआ। बलूचिस्तान, एक मिनट, बंगाल जो अलग हुआ उसका रीज़न भी यही था। पार्टी का उसको क्रेडिट नहीं जाता इस कारनामे का? कारनामे का क्रेडिट किसको जाता है, उसके लिए अलग प्रोग्राम कराएं। पीपल्स पार्टी को कोई नहीं जाता है। अच्छा, उस वक्त के जो हुक्मरान का जाता है, जो कि उस वक्त मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर था। अच्छा, उसका नाम याया खान था जी, और उससे पहले जो कारनामे अयूब खान ने किया था उसका फॉल बैक की। तो याया खान, जनरल तिक्का खान और नहीं, मेरी बात नहीं, मेरी बात है, तारीख पर बात करें। इस तरह की बात करके जान नहीं छुड़ाएं। हिस्टोरिकल हिस्टोरियन के हिसाब से ये हमुद-उर-रहमान कमीशन की रिपोर्ट करें, उसमें सारी बात खुल जाएगी। नंबर 1 बात, जिस रिपोर्ट को इन्होंने छुपाया हुआ है। जहाँ तक बलूचिस्तान का इशू है, केपी का इशू है, सिंध का इशू है और पंजाब का भी इशू है, हम कहते हैं सबका राइट पीपल को मिलना चाहिए, पार्लियामेंट्स को मिलना चाहिए। जो चीज़ें ग्रैब हुई हैं पार्लियामेंट फैसला करे, ठीक है। आप लोगों ने अपने दौर में क्यों नहीं किया है सब कुछ बेहतर? हमने कोशिश की, बेनज़ीर ने कोशिश की। फेलियर था आप लोग का? नहीं, हमने कोशिश की, उसमें इंटरफेरेंस हुई। सबसे पहले बेनज़ीर साहबा को मिला, उसको असलम बेग ने नाकाम किया। उसके बाद जो है सेकंड टाइम कंस्पेरेसी हुई, बीबी साहबा को हटाया गया। सो वाज द केस। नैब जो है, नैब जो बनाई गई परवेज़ मुशर्रफ ने। एहतसाब सेल तो मौजूद था पहले। मेरी बात सुने, नैब जो बनाई गई इसलिए कि पीपल्स पार्टी को तोड़ा जाए, नून को तोड़ा जाए। अच्छा, हमारी हुकूमत आई, हमने कोशिश की कि इसमें तरमीम की, नून ने नहीं की तरमीम। लेकिन क्या नून लीग ने आपके खिलाफ उस वक्त भी इस्तेमाल किया नैब को? अगर उसने नैब उस वक्त नून जब थी उस वक्त एहतसाब था, और उसके बाद जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जब हमारा हुआ तो उसमें हमने कहा कि उन्होंने कहा कि मिस्टेक्स हुई हैं। इस तरह बेनज़ीर साहबा ने कहा कि 70s में भुट्टो साहब की हुकूमत में थे और वली खान वाले थे अपोजिशन में। अगर हमारी साथ होती बनती तो माशला नहीं लगता। और 90s में अगर बेनज़ीर साहबा ने ये कहा कि अगर हमारी आपस में नहीं होती तो टेक ओवर नहीं होता 99 में, इस वजह चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ। अभी उसी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से 3rd ट्रांजैक्शन हुई है और इसमें और बेहतरी आनी चाहिए। और जो पाकिस्तान की जो आवाम की जो हकमियत है, सॉवरेन राइट्स हैं, वो पार्लियामेंट को मिलने चाहिए। उस वक्त तक ये जदोजहद जारी रहेगी और चलती है, जारी रहेगी। इसी सिलसिले में सब कुछ हो रहा है। ठीक। मैं डॉक्टर साहब की तारीफ़ करूंगा कि इन्होंने डेमोक्रेसी की बात की कि अभी थर्ड गवर्नमेंट आई है, तो क्या थर्ड गवर्नमेंट वो अपने नहीं है क्या? ठीक है ना, उसको मौका दीजिए, 5 ईयर कंप्लीट करें। सर लेकिन यहाँ पे तो किंगशिप चल रही है पाकिस्तान में। तो देखिए, किंगशिप किसको कह रही हैं आप?
सर डेमोक्रेसी के नाम के ऊपर जो देखिए टेंशन हो रही है, डेमोक्रेसी के नाम पे जब एक दूसरे के खिलाफ जब आपने नैब का वजूद में आना या इस टाइप के इदारे का केसेस की बात करते हैं, तो ये केसेस पहले होते थे बेसिकली फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए। जब दूसरी हुकूमत आती थी उस पर दूसरी हुकूमत में प्रेशर बिल्डअप करती थी, वो करके सारा कुछ करके फिर थोड़ा सेटल डाउन करती थी और वो सेटल हो जाते थे और फिर वो कहते ठीक है आप अपनी जगह छोड़ देते थे वो करके, यानी कि वो कर देते कि भी आप सुकून से बैठें, आपको अपने बेनिफिट्स जो है वो हैं, ठीक है हम ज़्यादा नहीं करेंगे, आप हमें टाइम दीजिए काम करने, बारी लेते थे वो। अब ये है कि जो एक आउटसाइडर जो है वो मैंने एक दफ़ा पार्टी सिस्टम से हट के एक तीसरी पार्टी आई, तो अब एक रेसलिंग का रिंग होता है, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, उसमें 2 रेसलर जो है वो हमेशा आते थे और वो एक बड़ा प्लान तहत अपना गेम को चला रहे होते थे और ऑडियंस भी बड़ी खुश होती थी। मगर जब थर्ड रेसलर आउटसाइडर आ गया तो अब वो दोनों रेसलर जो है उसको परेशान है, अब दोस्त दोनों क्या तीनों क्या जो भी हैं वो सब जो है उनके खिलाफ हैं। अब ये सेटल हो नहीं रहे उनके साथ। सही। वो जो चार्टर जो भी जमहूरियत का चार्टर है अब इनको एक्सेप्ट कर नहीं रहे। मैं पीटीआई की बिल्कुल फेवर नहीं कर रहा हूँ, हमारा ट्रस्ट अभी नहीं है, अब हमारा ट्रस्ट नहीं है। मैं सकते हैं ना सर, पहली मर्तबा का उनका मौका है जी, सिर्फ ये एक उनको प्रिविलेज है, सिर्फ ये एक प्रिविलेज है। ऑपोजिशन से कि आपने क्या डिलीवर किया सर इतने सालों में, क्या एजुकेशन सेक्टर पे आपने काम किया, क्या हेल्थ पे किया सर, क्या मतलब बिल्कुल तबाह हाल है हमारा मुल्क, क्या किया आप लोगों ने डिलीवर इस मुल्क के लिए? बिल्कुल किया, हमने नौकरियां दी, हमने रोड रास्ते दिए। सर रोड रास्तों की तो इतनी गंदी हालत है, दिल खराब होता है सर। जैसे पाकिस्तान में लैंड करो 3-4 दिन के बाद ही बंदा स्टेबल होता है हमेशा, क्या आप जरा थोड़ी आदत अलीना साहबा, मैं माजरत के साथ एविडेंस के साथ बता रहा हूँ, यहाँ पर जो रोड्स बनते हैं वो बुक्स MB कहलाती है, जो मेजरमेंट बुक होती है जिसमें बाकायदा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर SDO जो है वो मेजरमेंट डालते हैं, सब चीज़ें डालते हैं इतने टाइम तक, वो सब लेयर्स जो हैं कि ये लिए नीचे से किया गया, ये किया गया, इतना पैसा खर्च किया गया, एक्चुअली सिर्फ टॉप कारपेट होता है और कुछ नहीं होता। और ऐसी भी बुक्स के MBs बनी हैं, बिल्स बने हैं, पास हुए हैं, जो वहाँ पर 10% भी काम नहीं हुआ। ठीक है सर, रोड्स बनाए आप कह रहे हैं, हेल्थ सेक्टर में काम किया, एजुकेशन में किया, लेकिन दिख नहीं रहा अनफॉर्चुनेटली। और फिर क्या चेक एंड बैलेंस रखते हैं आप लोग? देखें, अगर सिंध की बात कर मैं सिंध की बात क्या पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, तो अगर मिसाल के तौर पर हमारी इतनी परफॉर्मेंस ख़राब है तो फिर भी आवाम तो हमें वोट देते हैं ना, क्योंकि कोई और था नहीं ना आप लोग। नहीं, क्यों नहीं, हर हल्के में 10-10, 20-20 कैंडिडेट खड़े हुए थे। अच्छा। तो लोगों की मर्जी है किसी को भी वोट दें, तो वोट तो दे रहे हैं ना। जिस दिन आवाम ने वोट नहीं दिया उस दिन हम घर जाकर बैठ जाएंगे। ठीक है, दुरुस्त। सर उम्मीद करेंगे कि जो APC आएगी उसमें कुछ प्रोडक्टिव करेंगे जो ऑपोजिशन के लोग हैं, ऑपोजिशन के लीडर्स जो हैं, कोई इसमें एजेंडा होगा, कोई प्रोडक्टिव काम होगा, सिर्फ और सिर्फ अपने रेफरेंसेस के खिलाफ इसमें काम नहीं होगा। साथ ही साथ जो नेशनल असम्बली का बजट है वो भी मुल्क के लिए खुशहाली लेकर आएगा, ये भी हमें उम्मीद है। और तमाम तर मुल्क के हालात स्टेबल होंगे और ट्रांसपेरेंसी के साथ जितने भी तमाम तर पॉलिटिशियंस के ऊपर रेफरेंसेस हैं वो किए जाएंगे और जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान वो प्रोडक्टिव वे में सेटल हो पाएंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।